वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन। तो लर्नर्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस टॉपिक की, वो आपके सीटेट, नेट, स्लेट, बीएड एग्ज़ाम में आता है, अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, बहुत ही पूछा जाने वाला टॉपिक है। वो है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन भी कहते हैं या असेसमेंट भी कहते हैं, या इसको हम संरचनात्मक अथवा रूपदेही परीक्षण तथा योगात्मक मूल्यांकन या परीक्षण भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, वो है फॉर्मेटिव यानी कि संरचनात्मक या रूपदेही परीक्षण। इसके बारे में सबसे पहले 1967 में माइकल सेरेवन ने बताया था, और इसके बारे में जो परीक्षण किया गया था वो परीक्षण किया जाता है जो आपके इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो अनुदेशन प्रक्रिया होती है, यानी कि पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है। और जब हम पढ़ाते हैं, जब ये शिक्षण का कार्य चलता है, जब ये अनुदेशन का कार्य चलता है, तो बीच बीच में जब एक खंड ख़त्म हो जाता है, जब एक पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाता है, या जब एक प्रकरण ख़त्म हो जाता है, या जब एक इकाई ख़त्म हो जाती है, तब हम ये परीक्षण करते हैं या देते हैं बच्चों को। तो ये हमें एक तरह से सहायता प्रदान करता है कि जो हमारी प्रक्रिया चल रही है पढ़ाने की या अनुदेशन की, जो प्रक्रिया चल रही है या क्लासरूम टीचिंग जो चल रही है, वो सही प्रकार से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इसमें हमारे को संरचनात्मक परीक्षण बहुत सहायता करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जब कोई चीज़ लगातार एसेस होती रहती है, उसकी लगातार जांच होती रहती है, तो क्वालिटी भी बढ़ती है, उसकी कहीं ना कहीं जो गुणवत्ता है वो भी बढ़ती है, और हमारा जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो बेहतर से बेहतर होती है, और प्रभावशीलता उसमें अधिक हो जाती है। तो इसके बारे में वियर्समा एंड जूर्स ने अपनी परिभाषा रखी है, जिनका कहना था कि इट अकर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये समय समय पर, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन एक समय समय पर होने वाली प्रक्रिया है, जो छात्रों की जो प्रोग्रेस है, जो बढ़ने की क्षमता है, उसको ध्यान में रखकर, उसको उसके ऊपर ध्यान देकर ये किया जाता है कि बेहतर ढंग से उस छात्र की प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो आपके संरचनात्मक मूल्यांकन है, ये समय समय पर छात्र की प्रगति को जांचने के लिए की जाती है। फिर इबेल एंड फ्रिस्बी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वही बात वो भी कह रहे हैं कि टू मॉनिटर द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, यानी कि संरचनात्मक मूल्यांकन अनुदेशन प्रक्रिया को जांचता रहता है और ये तय करता है कि शिक्षण अधिगम वैसे ही चल रहा है जैसे उसका नियोजन किया गया है, जैसा उसकी प्लानिंग की गई है। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ये हमें मदद करता है कि जैसी प्रक्रिया चल रही है, क्या वो जैसे मैंने सोचा था, जैसे प्लान किया था, नियोजित किया था, क्या वैसे ही चल रही है। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए होती है संरचनात्मक परीक्षण, जो समय समय पर क्रिया चलती रहती है और साथ साथ में परीक्षण भी होता रहता है। लेकिन परीक्षण ऐसे ही कभी भी नहीं हो जाता। किसी एक पर्टिकुलर खंड के ख़त्म होने पर, किसी सेक्शन के ख़त्म होने पर, किसी चैप्टर या लेसन या पाठ के ख़त्म होने पर, या किसी इकाई या यूनिट के ख़त्म होने पर किया जाता है। तो इस समय समय पर होने वाली प्रक्रिया है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो संरचनात्मक असेसमेंट है या फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, वो क्या होता है। अब जानते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन या रूपदेही परीक्षण या संरचनात्मक परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं। तो आप देख ही होंगे, आपके सामने समक्ष प्रस्तुत है कि क्या क्या होती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें, बाएं हाथ से शुरू करें, तो कॉन्टीन्यूअस मतलब लगातार चलने वाली, सतत चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो जैसे हमने बताया, क्रिया के साथ साथ चलती है। फिर लुक्स आउट फॉर कॉजेज एंड फैक्टर्स। तो अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चल रही है, शिक्षण के साथ साथ चल रही है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रक्रिया चल रही है, अगर वो सही चल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, सही नहीं चल रही है तो उसके पीछे क्या कारक हैं, कैसे सही किया जा सकता है, वो सब कारक और कारण हमें यहाँ पता चलते हैं। और इट गिव्स ब्रॉडर एंड कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर। देखिए, समय समय पर अगर आप मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमें एक विस्तृत और व्यापक एक चित्रांकन हो जाएगा, हमें एक नई तस्वीर मिल जाएगी कि हाँ, क्या कमी कहाँ पे आती है, कहाँ पे बेहतर हो जाता है, कहाँ पे बेहतर नहीं हो पाता है। इन सब के बारे में हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है।
फिर इट सर्चेस एंड आइडेंटिफाइज वेरिएबल्स। ये वेरिएबल्स के ऊपर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं कि चर क्या होते हैं। तो जब भी हम कोई मूल्यांकन करते हैं, जब भी हम किसी प्रकार का मापन करते हैं, जब भी हम कोई परीक्षण करते हैं, तो हम किस चीज़ का परीक्षण कर रहे हैं, हम किन विशेषताओं का परीक्षण कर रहे हैं, उनको पहचानना अति आवश्यक है। और इन्हीं को हम चर कहते हैं और वेरिएबल कहते हैं। तो इसमें हमारी जो रूपदेह परीक्षण है या संरचनात्मक परीक्षण है वो बहुत सहायता करता है, और ये सहायता करने लायक भी होना चाहिए, यही सबसे बड़ी इसकी विशेषता है। इसके अतिरिक्त इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, यानी कि हम जो अनुदेशन चल रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। और इस तरह से ये डिज़ाइंड है, इस तरह से ये बनाया गया है, इस तरह से इसकी रूपरेखा तैयार की गई है कि अगर हम परीक्षण कर रहे हैं और हमें लगता है यहाँ कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम थोड़े से सुधार कर सकते हैं, हम चेंजेस कर सकते हैं, हम अपनी क्रिया को बेहतर बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम शिक्षण अधिगम क्रिया को और फोकस्ड बना सकते हैं, लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, सफलतम कर सकते हैं, प्रभावशील कर सकते हैं, और हर एस्पेक्ट को, हर जितनी भी इसके डायमेंशंस हैं, जितने भी इसके पक्ष हैं, उन सब का हम विश्लेषण कर सकते हैं कि टीचर के पक्ष से कमी है या बच्चों के पक्ष से कमी है या प्रबंधन के पक्ष से कमी है। ये सारी चीज़ों का हम विश्लेषण कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके अतिरिक्त ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, आज मेरा छोटा सा प्रकरण ख़त्म हुआ है तो मैं संरचनात्मक परीक्षण कर सकती हूँ, फिर मेरी बहुत बड़ी इकाई ख़त्म हुई है तब मैं ये कर सकती हूँ। तो इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत लचीलापन होता है इसमें, और एक्सप्लोरेटरी भी हो सकती है। वी कैन एक्सप्लोर, वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लमेटिक एरियाज, वी कैन फाइंड आउट द टारगेट एरियाज, वी कैन फाइंड आउट वेयर वी नीड इम्प्रूवमेंट, वी नीड मेंटेनेंस, वेयर वी नीड मॉडिफिकेशंस। सो इट इज़ वेरी एक्सप्लोरेटरी। ये नहीं कि परीक्षण ख़त्म हुआ, कहानी ख़त्म हो गई, नहीं, ये परीक्षण हमें मदद करता है, हमारे अगले स्टेप को आगे बढ़ने को सहायता करता है। तो अब हम जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, जो इसके फॉर्मेटिव मूल्यांकन के गुण क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे स्तर दर स्तर हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि अभी क्या है, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या है। तो समय समय पे करने की वजह से स्टेप वाइज आराम से हम लोग कर सकते हैं मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त छात्रों का क्या स्तर है, छात्रों का ज्ञानात्मक स्तर कितना है, ये टीचर को पता चल जाता है। तो द टीचर कैन फाइंड ईजिली व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स नॉलेज इन दिस वे बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द formative evaluation. Next is whatever is going on in the classroom, whatever the progress is there, it is under the direct scrutiny. बिल्कुल विजिलेंस पे होती है। छात्र की सारी जो प्रक्रिया होती है, सारी जो प्रगति होती है, वो सारी किसके जांच के अंतर्गत होती है, टीचर के अंतर्गत। तो अगर टीचर लगातार सतत या कंटिन्यूस तरीके से टेस्ट लेता जा रहा है, परीक्षण लेते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको बच्चे के बारे में सारी चीज़ें पता रहती हैं, कहाँ पे वीक हो गया है, किस सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा है, किस चैप्टर में कम अच्छा कर रहा है, ये सारी चीज़ें जांच के उसमें आ जाती हैं। फिर इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इससे हम लगातार सुधार देख सकते हैं, इसमें हमें लगातार सुधार देखने को मिलता है। शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिए गए ज्ञान को छात्र ने किस सीमा तक सीखा है या आत्मसात किया है, कितना एब्जॉर्ब किया है, कितना अपने अंदर लिया है, ये सारी चीज़ों का हम आकलन कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षक को तो होता ही होता है, छात्र को भी और उसके अभिभावकों को भी ये पता चलता है कि छात्र किस प्रगति पे है, कितनी प्रगति पे है, कहाँ तक समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह पृष्ठपोषण प्रदान करता है, बहुत अच्छे से हमें फीडबैक देता है, और उसके आधार पर जो हमें फीडबैक मिलता है उसके आधार पर हम बदलाव ला सकते हैं। टीचर भी बदलाव ला सकते हैं, बच्चे भी ला सकते हैं, और पेरेंट्स भी ला सकते हैं। तो इस तरह से जो भी बच्चे की उपलब्धि होती है, छात्र की उपलब्धि होती है, वो निरंतर जांच प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद हम जब गुण जान रहे हैं, बेनिफिट्स जान रहे हैं, तो ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ सीमाएं भी होंगी, कुछ ना कुछ दोष होंगे। तो जो दोष हैं वो क्या है, सबसे पहले तो बहुत लंबी प्रक्रिया है, वेरी एक्सटेंसिव, बहुत विस्तृत है, क्योंकि मौके मौके पे करना है, समय समय के अंतराल पे करना है, तो थोड़ा लंबा कार्य हो जाता है, कठिन कार्य हो जाता है, ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं टीचर्स, लॉट्स ऑफ वर्कलोड इज़ ऑलरेडी देयर फॉर टीचर्स, और ये भी बढ़ जाता है।
तो समय समय पर टेस्ट लेना, परीक्षण करना भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा, जल्दी जल्दी करते हैं, इसलिए हर डायमेंशंस को, हर डोमेन को, हर क्षेत्र को का परीक्षण करना भी टफ हो जाता है। कभी कभी टीचर क्या करते हैं, सिर्फ संज्ञानात्मक लेवल का टेस्ट देते हैं, भावात्मक और क्रियात्मक छोड़ देते हैं। तो कई बार हम उन एरियाज़ को, उन क्षेत्रों को टेस्ट या परीक्षित नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त ये बार बार टेस्ट होना भी बच्चों के लिए काफ़ी नीरसता का भी कार्य करता है, बोरियत भी होती है। तो छात्रों में परीक्षा के संबंध में कई बार नीरसता भी प्रतीत होती है और कई बार वो टेस्ट छोड़ देते हैं, वो सीरियसली नहीं लेते हैं टेस्ट को। और कई बार क्या होता है कि इन छोटे छोटे टेस्ट में जो बच्चे अच्छा करते हैं, वो जब बड़ा टेस्ट होता है, जो आगे चल के हम बात करेंगे योगात्मक, उसमें वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। शायद वो थोड़ा थोड़ा तो याद कर लेते हैं, लेकिन जब ज़्यादा कोर्स हो जाता है तो याद नहीं कर पाते। तो इसलिए हम उपलब्धि पूरी तरह से हम इसको मानने भी नहीं मान सकते। हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चे ने तो टेस्ट में बहुत अच्छा किया था लेकिन फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा नहीं किया। तो हम अपना रिज़ल्ट इस आधार पर नहीं दे सकते कि छोटे टेस्ट में अच्छा किया है तो योगात्मक टेस्ट में भी अच्छा करेगा। और जैसा मैंने बताया कि इसमें बर्डन बहुत बढ़ जाता है, टीचर के ऊपर बार बार चेक करना पड़ता है, बार बार टेस्ट पेपर बनाना पड़ता है। तो अब आते हैं हम लोग योगात्मक, समेटिव या योगदेय परीक्षण। ये ज़्यादातर जब कोई प्रोग्राम, कोई कोर्स, कोई कार्यक्रम, कोई टर्म ख़त्म होता है, कोई सत्र ख़त्म होता है, तो उस सत्र के अंत में ये ज़्यादातर दिया जाता है। जैसे कि आप लोग एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, या जब 10th और 12th और डिग्री कोर्सेज होते हैं उसके एंड में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपके समेटिव इवैल्यूएशन में आते हैं। तो फाइनल एग्ज़ाम हो गए, बोर्ड एग्ज़ाम हो गए, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो गए, ये आपके योगात्मक परीक्षण में आते हैं। इसका मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है, जो मुख्यतः इसका लक्ष्य होता है, वो होता है रिज़ल्ट, कि क्या इसका समाधान आया, क्या रिज़ल्ट है, क्या हमें देखने को लगा बच्चा पास हुआ या फेल हुआ, बच्चा अगली कक्षा में जाएगा या नहीं जाएगा, बच्चा अगले सेमेस्टर में जाएगा नहीं जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ हम रिज़ल्ट की बात करते हैं, या सुधारवादी, या यहाँ पे बदलाव, या यहाँ पे कोई मॉडिफिकेशन, इस तरह की कोई बात होती नहीं है। बस यहाँ पे पूरे सत्र के बाद बच्चे का एग्ज़ाम होता है, छात्र का एग्ज़ाम होता है, जो नंबर आते हैं उसके आधार पर उसको प्रमोट किया जाता है। तो ज़्यादातर ये प्रमोशन के लिए होता है, अगली कक्षा में जाने के लिए होता है। और यहाँ पर मेनली जो जिसकी जांच होती है वो होता है कि जो प्रोग्राम था, जो भी सत्र चलाया गया, वो कितना प्रभावी था। बस सत्र की प्रभावशीलता जानता है। अब हम जानते हैं यहाँ पे विर्स्मा गुड्स क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि इट इज़ डन एट द कंक्लूजन ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच स्टूडेंट्स हैव अटेन्ड द डिज़ायर्ड आउटकम्स। सिंपल है कि ये अनुदेशन या टीचिंग के अंत में लिया जाता है। जब पूरी आपके सत्र की पढ़ाई हो गई, पूरे सत्र का शिक्षण हो गया, तो हम लास्ट में लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल तक, किस सीमा तक हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे, जो उद्देश्य थे, उनको पाया है, उनको प्राप्त करने में हम सफल हुए हैं। यानी कि जो हमने पूरे सत्र में पढ़ाया, अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो जाते हैं तो दैट मीन्स हमारा जो टीचिंग था वो बहुत बढ़िया था और सारे बच्चे पास हो गए, क्लियर पास हो गए। बस इतना ही इसका मकसद होता है। ए.जे. निक्टो क्या कहते हैं कि ये बताता है कि मेरिट्स ऑफ एन ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोग्राम, यानी कि जो प्रोग्राम, जो सत्र, जो कार्यक्रम ख़त्म हुआ है, उसका जो करने का तरीका था, जो प्रोसीजर था, जो विधि प्रविधि थी, और अंत में जो उत्पाद मिला, यानी कि बच्चे पास हुए, फेल हुए, अच्छे नंबरों से पास हुए, इन सब का हमें मेरिट बताता है, लाभ बताता है, गुण बताता है। तो समेटिव इवैल्यूएशन का सिर्फ इतना ही कार्य होता है। अब हम आते हैं इसकी विशेषताओं पे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी बात, चूँकि ये ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम या फाइनल एग्ज़ाम होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे जो पेपर बन के आता है सबके लिए समान स्तर का होता है, जबकि जो फॉर्मेटिव होता है उसमें वो काफ़ी हद तक सब्जेक्टिव हो जाता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ हो जाता है। जो आपकी टीचर होती है वो अपने हिसाब से पेपर बनाती है, कभी वो कॉग्निटिव लेवल का बना देती हैं, कभी वो तीनों लेवल का बना देती हैं, कभी वो सिर्फ आपका ज्ञानात्मक स्तर जांचती हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें टीचर की अपना एक रोल, अपनी एक भूमिका आ जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि इसको प्रमोशन के लिए यूज़ किया जाता है, कि आपको नेक्स्ट क्लास में पहुंचने के लिए, दूसरी कक्षा में
भेजने के लिए होता है, हायर क्लास में भेजने के लिए होता है। एंड रिज़ल्ट, आखिर में अंत में क्या रिज़ल्ट आया उस पर ज़्यादा इसका फोकस रहता है, एम्फेसिस रहता है, बल रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उपलब्धि की बात होती है, वेल डिफाइंड होता है, बिल्कुल उच्च तरीके से परिभाषित होता है, प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से बन के आते हैं, तरीके से बन के आते हैं। कई जो विशिष्ट लोग होते हैं, जो सक्रिय लोग होते हैं, जो उस फील्ड के बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं, वही लोग पेपर बनाते हैं। और जब ये पेपर बनाने के बाद जब इसका जो भी मार्क्स आते हैं, जो भी रिज़ल्ट आता है, उसके बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक मार्कशीट दी जाती है, जो हर जगह उसका यूज़ होता है, उपयोग होता है, प्रयोग होता है, उसमें पूरा वैलिडिटी होती है, वैध होता है। जो भी सर्टिफिकेट और या मार्कशीट आपको मिलती है वो वैध होती है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि पूरे कार्यक्रम का एक पूरा सार होता है, एक ख़त्म होने की स्थिति होती है, यानी कि कार्यक्रम एक सत्र ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का पृष्ठ पोषण जैसी कोई चीज़ नहीं होती, कोई फीडबैक नहीं होता। फिर उसके बाद क्या होता है, रिज़ल्ट के आधार पर हम जो छात्र होते हैं उनको निर्देशित कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको हम परामर्श दे सकते हैं कि बेटा तुम आर्ट साइड में जा सकते हो, तुम साइंस साइड में जा सकते हो, तुम पीसीएस दे सकते हो, आदि आदि। इस तरह से हम काउंसलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी परीक्षण होता है वो काफ़ी विस्तृत प्रकृति का होता है और इसमें ऑल इनेट क्वालिटीज़ आर एसेस। तो ऐसा प्रश्न पत्र बनाया जाता है कि सारी आपकी जितने भी गुण होते हैं सबकी परीक्षण हो जाती है और एक बच्चे का भविष्य, चाइल्ड का फ्यूचर जानने में बहुत मददगार होता है। और इस प्रश्न पत्र में, इस परीक्षण में बच्चे के सारे जितने भी विकासात्मक पहलू है उन सब का मूल्यांकन हो जाता है। तो आपने देखा होगा फाइनल एग्ज़ाम में ज्ञानात्मक लेवल के भी प्रश्न आते हैं, भावात्मक लेवल के भी प्रश्न आते हैं, क्रियात्मक डायग्राम यानी कि चित्र संबंधी भी प्रश्न आते हैं। तो पूरे होलसम एक पूरा पेपर होता है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। तो पूर्णतः एक संपूर्ण कह सकते हैं आप ये परीक्षण होता है। तो अब जब मेरिट्स हैं, गुण हैं, तो कुछ ना कुछ कमियां भी होंगी, जैसे कि डीमेरिट्स होंगे, जो दोष होंगे, जो सीमाएं होंगी। पहली बात तो एक पेपर बनाना अपने आप में बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त ये कार्य कठिन होता है क्योंकि इसमें छात्रों के संपूर्ण पक्षों के आकलन हेतु प्रश्नों को सम्मिलित करना होता है और इसमें कहीं ना कहीं जो टीचर होते हैं उनके लिए टास्क बहुत टफ हो जाता है क्योंकि इनको जो प्रश्न पत्र बनाना होता है उनकी सूचनाओं के स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और इसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। उन स्रोतों को खंगालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, उसके आधार पर प्रश्न पत्र बनाना पड़ता है। और इस तरह की जो परीक्षा होती है ये छोटे बच्चों के लिए नहीं बनी होती, ये बड़े बच्चों के लिए तो ठीक है जो हायर लेवल पे हैं, सेकेंडरी लेवल पे हैं, माध्यमिक लेवल पे हैं, उच्च माध्यमिक लेवल पे हैं या उच्च शिक्षा के स्तर के हैं। लेकिन जो प्राथमिक स्तर के लेवल पर ये काफ़ी कम प्रभावशाली होती है क्योंकि इस स्तर पर जो बच्चे होते हैं, जो छात्र होते हैं, वो विकासशील अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका योगात्मक परीक्षण है वो ज़्यादा काम नहीं करता है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्य भी जटिल हो ही जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो काफ़ी समय एवं ऊर्जा लगती है। अब हम यहाँ पे तुलना में बात करते हैं, तुलनात्मक एक अध्ययन करते हैं कि योगात्मक और संरचनात्मक में क्या अंतर है। तो सबसे पहले संरचनात्मक आपके समक्ष है, उसके बाद योगात्मक है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो जैसे हमने बताया कि जो संरचनात्मक होता है वो पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत होता रहता है, जबकि जो योगात्मक होता है वो कार्यक्रम या सत्र के अंत में होता है। जो फॉर्मेटिव होता है वो आपका सतत चलता है, पूरे कोर्स के दौरान चलता है, पूरे सत्र के दौरान चलता है। और जो योगात्मक होता है वो सत्र के अंत में होता है। संरचनात्मक का एक ही लक्ष्य होता है सुधार और सिर्फ सुधार, जबकि जो आपका समेटिव होता है, योगात्मक होता है, इसका एक ही लक्ष्य होता है कि क्या उपलब्धि है, पास हुआ, फेल हुआ, बेहतर रिजल्ट रहा, कम रिजल्ट रहा, रिजल्ट से मतलब है। तो फॉर्मेटिव जो होता है वो डायग्नोस्टिक निदानात्मक होता है। निदानात्मक का मतलब होता है हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि समस्या कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो आगे बढ़कर हम उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन योगात्मक में सिर्फ मूल्यांकन होता है, अंत होता है इसकी प्रकृति सिर्फ मूल्यांकन होती है। आपको यहाँ पे परीक्षण करना है आखिरी में कि पास करना है या फेल करना है। जो प्रक्रिया होती है वो संरचनात्मक की चलने वाली, सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और जो योगात्मक होती है वो अक्सर अंत में होती है। इसके अतिरिक्त जो संरचनात्मक होता है, जैसे हमने कहा कि
सुधार की ओर होता है, और जो योगात्मक होता है ये जजमेंट करने के लिए होता है। हम यहाँ पे जज करते हैं, हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या होगा। संरचनात्मक में, फॉर्मेटिव में हम बच्चे की प्रगति को, बच्चे की प्रोग्रेस को पूरे टाइम मॉनिटर कर सकते हैं, पूरे टाइम अपने जांच बिंदु में रख सकते हैं। ऐसा योगात्मक में नहीं होता। इसके अतिरिक्त अगर संरचनात्मक की बात करें तो कहीं ना कहीं ये परीक्षण अनुदेशात्मक या इंस्ट्रक्शनल प्रक्रिया का एक भाग बन जाता है, जबकि जो योगात्मक होता है ये हमें ग्रेड देने में मदद करता है कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पोजीशन क्या है, क्या इसकी डिस्टिंक्शन आई है नहीं है, ये ग्रेड हमें तय करने में मदद करता है। आजकल ग्रेडिंग की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गई है सेमेस्टर सिस्टम में। डेवलपमेंट इन नेचर यानी कि विकासात्मक होता है। जैसे अभी मैंने कोई संरचनात्मक परीक्षण लिया बच्चे का इस खंड में, तो हो सकता है अगले खंड में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेकिन जो योगात्मक होता है वो अंत में होता है, इसलिए एक ही प्रकार का होता है। फिर मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की बात करी। जो संरचनात्मक होता है वो जो टीचर पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है वो साथ साथ में टेस्ट लेता रहता है, तो वो टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा परीक्षण तैयार करता है। जबकि योगात्मक में ऐसा नहीं होता। योगात्मक में चूँकि परीक्षण बाहर से बन के आता है, उनको नहीं पता कि स्कूलों में टीचर्स ने कैसे पढ़ाया, उनको नहीं पता कि डिग्री कॉलेज में टीचर्स ने कैसे पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ाया, क्या क्या पढ़ाया, क्या छोड़ दिया, क्या नहीं सही ढंग से पढ़ाया। वो तो बस एक प्रश्न पत्र भेज देते हैं, तो इसीलिए वो वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। फिर मैंने संरचनात्मक बताया था कि काफ़ी लिमिटेड होता है, संकुचित होता है, इस सीमांकित होता है, ऐसा समेटिव में नहीं होता। वो काफ़ी लंबा चौड़ा और कहना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत होता है। फिर संरचनात्मक में फीडबैक यानी कि पृष्ठ पोषण टीचर को मिलता है, बच्चे को भी मिलता है, लेकिन योगात्मक में कुछ ऐसा नहीं मिलता, बस रिजल्ट मिल जाता है। फेल है तो फेल है और पास है तो पास है। संरचनात्मक में कुछ ही कौशलों को हम परीक्षित कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था, और वहीं योगात्मक में हर तरह के कौशल को कि बच्चा क्रियात्मक कौशल प्राप्त किया है उसने या नहीं किया है, अनुप्रयोगात्मक कौशल प्राप्त किया है नहीं किया है, भावात्मक कौशल प्राप्त किया नहीं किया है, ज्ञानात्मक किया है नहीं किया है, बोधात्मक, तो हर तरह से हम उसका परीक्षण कर पाते हैं। तो कई सारे कौशलों को हम यहाँ पे परीक्षित कर पाते हैं। और जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया कि जो संरचनात्मक होता है वो टीचर द्वारा, जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसी द्वारा बनाया जाता है, और जो आपके योगात्मक होते हैं ये बाहर से बन के आते हैं, कहीं ना कहीं ये जो होते हैं प्रमापीकृत होते हैं, बाह्य होते हैं, बाह्य परीक्षण होते हैं, तो इसलिए इनकी वैधता भी बढ़ जाती है। तो संरचनात्मक की वैधता और विश्वसनीयता थोड़ी कम होती है, वहीं योगात्मक परीक्षण की काफ़ी ज़्यादा वैधता और विश्वसनीयता होती है। तो आशा है आपको आज फॉर्मेटिव और समेटिव यानी कि संरचनात्मक और योगात्मक परीक्षण या असेसमेंट के बारे में ज्ञान हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, मैं आपको उसका उत्तर अवश्य दूंगी। और इस तरह से मेरे वीडियो को देखते रहें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स।